नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट के अगले हिस्से में हम लोग आते हैं, देखते हैं आज क्या प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी हैं, ठीक है, प्रतिदिन की तरीके से। तुलु भाषा हाल फिलहाल में चर्चा में आई है, ठीक है। ये वही वाली भाषा है जो सिंघम पिक्चर में आपने देखा था, ठीक है। तुलु भाषा चर्चा में आने का कारण क्या रहा है? 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें भारत में जो भाषाएं हैं, प्रमुख भाषाएं हैं, उनको सूचीबद्ध किया गया है, अनुसूचित किया गया है। उसी में शामिल करने की मांग को लेकर के, यानी जो है कुल मिला के अभी 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ये भी शामिल हो जाए तो 23 हो जाएंगी, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तुलु भाषा को भी शामिल करने की मांग की गई है। और तुलु भाषा के बारे में आप यह जान लीजिए, कर्नाटक और केरल सीमा क्षेत्र पर ये बोली जाती है। लगभग 18 लाख लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं नेपाली और कोंकणी ऐसी भाषाओं से ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं, तो उसी आधार पर डिमांड किया गया कि लगभग 18 लाख लोग बोलते हैं, ठीक है। 2 राज्यों में बोली जाती है ये भाषा, तो इसको शामिल किया जाए, ठीक। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले में, और वहीं केरल के कासरगोड जिले में बोला जाता है, ठीक है। यानी कि दक्षिण कन्नड़ उडुपी 2 जिलों में प्रमुखता से बोली जाती है कर्नाटक में। कासरगोड जिला केरल का है, यहाँ पर बोली जाती है। कासरगोड जिला से एक और प्रश्न भी आपका बनता है, सप्त भाषा संगम भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। 7 भाषाओं का यहाँ पर संगम होता है, यह भी कहा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है चर्चा, वो क्षेत्र चर्चा में रहने के कारण आपका ऐसा भी कुछ अचानक प्रश्न बन जाए, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। कासरगोड जिला केरल का है, सप्त भाषा संगम भूमि भी बोला जाता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, विधान परिषद के गठन से लेकर के कुछ चर्चा हुई है, ठीक है। विधान परिषद आप जानते हैं कि इसकी एक प्रक्रिया दी हुई है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 171 से संबंधित है, ठीक है। वहां पर दिया गया है कि विधान परिषद का गठन राज्यों में किस आधार पर होगा, यानी कि राज्य 1 सदनीय रहेंगे, केवल विधानसभा रहेगी, या 2 सदनीय रहेंगे, राज्य विधानमंडल 2 सदनीय रहेगा, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों रहेंगे। तो विधान परिषद के लिए 171 अनुच्छेद 171 में प्रक्रिया दी हुई है, ठीक है। और इसके चर्चा इस समय वर्तमान में हाल फिलहाल में क्यों रही? पश्चिम बंगाल राज्य ने, ठीक है, इसकी डिमांड की है। जुलाई 2021 में विधानसभा में इसके पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित करते ही केंद्र को भेज दिया जाता है, ठीक है। राज्य स्वयं विधान परिषद का निर्माण या अंत नहीं कर सकता है, इसमें केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता है। तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र की मंजूरी है जो है भेज दिया गया है। तीसरी बार जैसे ही ममता बनर्जी जी का जो है ये चुनावी मैनिफेस्टो में था, तीसरी बार जैसे ही मुख्यमंत्री बनी है, कुछ दिनों के भीतर ही उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित करके भेज दिया। अब लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से, लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से अगर इसको पारित कर देती है तो मिल जाएगा, ठीक है। दर्जा मिल जाएगा, कितनी सीटें होंगी उसका भी नियम दिया हुआ है। तो इसको हम स्पेशल भी पढ़ेंगे, विधान परिषद का गठन, इसको हम स्पेशल क्लास में भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल करंट के अकॉर्डिंग जानते हैं। इसी से जुड़ी हुई बातें, वर्तमान में राजस्थान राज्य ने भी विधान परिषद गठित करने का प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेज दिया है, ठीक है। पहले ही भेजा जा चुका है और अभी केंद्र के विचाराधीन है, अभी इस पर भी कार्यवाही नहीं हुई है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल राज्य ने नया प्रस्ताव बना करके अपने राज्य में गठन के लिए भेजा है, ठीक है। इस पर भी कार्यवाही होनी केंद्र की बाकी है। अब इससे जुड़ा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ढूंढ भी रहे थे, कई बच्चों से चर्चा हुई, तो एक प्रश्न आया कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो उत्तर है वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका, ठीक है। इन 6 राज्यों में है। जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश का जो हैदराबाद जो आपका था वो 2 भागों में बंट गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रूप में, ठीक है, 2 भागों में जो राज्य का गठन हुआ।
तो जो आंध्र प्रदेश की पहले विधान परिषद थी उसको दो भागों में बांट करके दो विधान परिषदें बन गई, आंध्र प्रदेश में एक और एक तेलंगाना स्टेट के लिए भी बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका 6 राज्यों में वर्तमान में मौजूद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान और पश्चिम बंगाल यदि पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है 8 राज्यों में हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अभी कुछ बात आई थी कि जो है छोटा लिखा रहता है तो बोर्ड छोटा है, ऑन स्क्रीन छोटा थोड़ा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब से आपको जो है टेलीग्राम का चैनल का जो है आपका दिया हुआ है एड्रेस, ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, जो लिखे हुए हैं बातें उसका PDF फॉर्मेट वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो पढ़ने में भी आपको समस्या नहीं रहेगी। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप PDF ले लीजिए, वीडियो आपको YouTube पर मिल ही रहा है, तो दोनों मिला करके आपके लिए आसान हो जाएगा। नोट्स बनाना भी आसान हो जाएगा, पढ़ना भी आसान हो जाएगा, दोहराना भी आसान हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का निर्माण किया गया है। इससे पहले होम्योपैथी केंद्रीय परिषद था, इसको समाप्त करके अब इसको नेशनल होम्योपैथी कमीशन के रूप में गठन कर दिया गया है। यानी कि परिषद को, काउंसिल को समाप्त कर कमीशन बना दिया गया है। ठीक है। नए सिरे से पावर्स डिफाइन कर दी गई हैं और इसके पहले चेयरमैन बनाए गए हैं डॉक्टर अनिल खुराना जी। डॉक्टर अनिल खुराना जी पहले चेयरमैन बनाए गए हैं। ये भी करंट का चर्चित क्वेश्चन है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, तो गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन विधान परिषद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुलु भाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भाषाएं सारी इम्पॉर्टेंट हैं, लोकेशन के साथ भी, अनुसूची से जोड़ करके भी, ठीक है, तमाम तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको जाने रहिए। ठीक है, जाने रहेंगे तो आसान रहेगा। ट्रेडिशनल क्वेश्चन के रूप में ये सब भी हैं और साथ ही साथ करंट में भी चर्चा में है, तो डबल चांस बनता है इनका क्वेश्चन पूछे जाने का। ठीक है। अगला है MPATGM। ठीक, एक मिसाइल का वर्जन है। MPATGM एक मिसाइल का, एक प्रकार के मिसाइल का वर्जन है। MP फॉर मैन पोर्टेबल, यानी कि आदमी भी मिसाइल दाग सकता है खुद अपने कंधों पे लेकर के, तो वैसा ही कुछ है। फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि टैंकों के विरुद्ध एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। ठीक, स्वदेश निर्मित है, DRDO द्वारा स्वदेश निर्मित इसको बनाया गया है रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा। ठीक है। इससे पहले क्या था, पहले की बात जान लेते हैं। इससे पहले क्या था, एक स्पाइक मिसाइल है इजराइल देश की। ये भी इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है कि स्पाइक मिसाइल कहाँ की है, इजराइल की है। स्पाइक मिसाइल की क्या विशेषता है, ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इसकी खरीद के लिए भारत ने सौदा किया था काफी पहले, लेकिन फिर सौदा कैंसिल कर दिया गया। अब स्वयं स्वदेश निर्मित एक ऐसी ही मिसाइल का निर्माण कर लिया गया है, फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, MPATGM इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वदेश निर्मित होने के कारण। सौदा करके कैंसिल किया गया है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिमिलर इजराइल की मिसाइल का नाम स्पाइक है। कई यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, इनको ध्यान से आप जो है कर लीजिएगा। MPATGM, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। ठीक है, तो नाग मिसाइल की चर्चा रहती थी, सैकड़ों बार आपका प्रश्न आया हुआ है, दागो और भूल जाओ। सेंसर्स के आधार पर, ठीक है, ये मिसाइलें काम करती हैं और अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए मारती हैं, यानी कि जिस लक्ष्य पर गाइड कर दिया गया है वो लक्ष्य जिधर भी भागेगा उधर जाकर के मारेंगी, मारे बिना नहीं छोड़ेंगी। इसलिए दागो और भूल जाओ, अब वो मारेंगी ही मारेंगी। ठीक है, तो फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सीधा याद रखिए। ठीक, एक और स्पेशल क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वो है क्या यूनेस्को सूची, ठीक है, विश्व की धरोहर, जो धरोहरें हैं, चाहे प्राकृतिक हो, सांस्कृतिक हो, बहुत प्रकार की धरोहरों को
यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया जाता है। भारत की भी 40 से अधिक धरोहरों को शामिल कर लिया गया है। हाल फिलहाल में 2 धरोहरों को शामिल किया गया है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि वारंगल तेलंगाना में है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामप्पा मंदिर से के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी का मंदिर है, रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, शिव जी का मंदिर है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में शामिल हुआ। और धौलावीरा आपने इतिहास में पढ़ा हुआ है, इतिहास में तो दोनों आपने पढ़ रखा है। धौलावीरा नाम का हड़प्पा कालीन एक स्थान था हमारा, जो कि गुजरात राज्य में था। ठीक है, तो हड़प्पा के जो सबसे बड़े नगरों में से एक यह भी है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में आपके गुजरात में है। ठीक, कच्छ के रण में, यानी कि गुजरात का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, कच्छ का रण है, नमक का मैदान है, वहां पर नमक का मैदान है, उसी के बीच ये धौलावीरा बसा हुआ है। इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इस वर्ष शामिल किया गया है। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल तेलंगाना और धौलावीरा गुजरात का, जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष हैं, दोनों को शामिल किया गया है। और लिस्ट लंबी हो गई है, इसलिए यह एक स्पेशल क्लास में भी आपको जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा कि भारत की विश्व धरोहर सूचियां कौन कौन सी हैं, सूची में शामिल कौन कौन से हैं, किस कैटेगरी में शामिल हैं, कब शामिल हुए हैं, सारी बातों की चर्चाओं के साथ हमको ये बात मिलेगी पूरी करंट के हिसाब से। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा गुजरात, ठीक है, एक तेलंगाना का है, एक गुजरात का है, दोनों बात याद रखे रहिएगा। ठीक है, भारत सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हाल फिलहाल में बना है। तो आप जानते हैं सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस का जो सुरक्षा परिषद है, ये 15 सदस्यीय है। सुरक्षा परिषद के सदस्यीय है, 15 सदस्यीय है, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 15 सदस्यों में 5 पिछले जो है कक्षा में भी चर्चा में आई थी बात, तो हमने पढ़ा कौन से 5 अस्थायी हैं, अस्थायी कौन चुने गए हैं। और यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं कि 15 सदस्यों में 10 सदस्य, 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, 10 जो टेम्पोररी मेंबर्स हैं, अस्थायी सदस्य हैं, उनमें ही भारत भी वर्तमान में सदस्य है। उन 10 में भारत भी वर्तमान में है। द्विवार्षिक सदस्यता होती है, 20 से 22 तक के लिए है। ठीक है, 20 से 22 तक के, 20 या आप 21 कह सकते हैं, इसको 21 भी कह सकते हैं, इसलिए कि जनवरी 21 से दिसंबर 22 तक है। ठीक है, 21 से 22 तक जो है पूरा 2 वर्ष का कार्यकाल भारत का है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सदस्य रहते हुए, 10 अस्थायी सदस्यों में हिस्सेदारी रहते हुए भारत अध्यक्ष बना है। यानी कि अभी कभी जब अध्यक्ष बना था तो सदस्य नहीं था। ठीक है, लेकिन अब पहली बार भारत जो है अध्यक्ष बना है, अस्थायी सदस्य रहते हुए इस दौरान। ठीक है, और इस समय वर्तमान के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी.एस. तिरुमूर्ति, ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, तो इन्हीं के नेतृत्व में अध्यक्षता होगी। तो अस्थायी प्रतिनिधि भी जो होते हैं, ठीक है, भारत के, वो भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो किसी कारणवश यह मामला चर्चा में ज्यादा है, इस वजह से आप टी.एस. तिरुमूर्ति जी का नाम याद रखे रहिएगा, जो वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक है, उन्हीं की अस्थायी प्रतिनिधित्व में अध्यक्षता भारत यूनाइटेड नेशंस की करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसको भी स्पेशली पढ़ना है, स्पेशली सारी चीजें, सुरक्षा परिषद भी स्पेशली पढ़ना है, पूरा जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल फिलहाल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन किसी विशेष कारणवश चर्चा में रही है। ठीक है, 100 वर्ष इसने पूरे किए हैं, अपनी स्थापना से 100 वर्ष पूरे किए हैं जुलाई 2021 में। तो 100 वर्ष जब पूरा हुआ है तो जाहिर सी बात है चर्चा होगा, वैश्विक स्तर पर चर्चा होगा। तो 2-3 बातें यहाँ जान लेते हैं, फिर स्पेशली जानेंगे। ठीक, कि इस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 1949 से चीन पर सत्ता काबिज है। ठीक है, सत्ता में ये हैं। इससे पहले राष्ट्रवादी सरकार थी, उसको राष्ट्रवादी सरकार को चीन से खदेड़ के ताइवान में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो ताइवान में ही बचे हैं और पूरी चीन में 1949 से, ठीक है,
रिपब्लिकन ऑफ चाइना के रूप में एक सत्ता स्थापित है इसी पार्टी की। ऐसा नहीं है यहाँ पर अन्य राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, यहाँ 8 और अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन वहाँ के संविधान के अनुसार बहुत सीधा सा एक हिसाब किताब है कि अन्य राजनीतिक पार्टियां प्रस्ताव तो ला सकती हैं, लेकिन मानना ना मानना सीसीपी के जो है हाथ में है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में है, इसलिए कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछे क्या चीन में सिर्फ एक ही राजनीतिक मान्यता प्राप्त पार्टी है? नहीं, 9 राजनीतिक मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, एक सीसीपी है, 8 अन्य हैं, लेकिन उनकी व्यवहारिक कोई महत्व नहीं है। बिना महत्व की पार्टियां हैं लेकिन बिना महत्व की पार्टियां हैं। तो कौन सी हैं, कैसी हैं, उनके बारे में भी हम किसी स्पेशल इशू में पढ़ लेंगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो वह इस आज के दिन आपके ये कुछ क्वेश्चन रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाषा के रूप में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधान परिषद के रूप में। ठीक है, होम्योपैथी आयोग जो है बदला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिसाइल के रूप में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व विरासत सूची के रूप में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुरक्षा परिषद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पड़ोसी देश है राजनीतिक गतिविधि के रूप में भी आप उसको जानिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, आपको पढ़ना आसान हो गया होगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की ही चर्चा हो रही है, इधर उधर की बातें नहीं हो रही हैं, इसलिए मुझे भी लगता है कि आप लोगों को वीडियो भी पसंद आ रहा है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, आप देखिए, नॉलेज को बढ़ाइए, सिलेक्शन की ओर एक और कदम आगे बढ़ाइए। ठीक है, सबसे आवश्यक सिलेक्शन है, ये आवश्यक नहीं है कि तमाम कूड़ा बटोर के दिमाग में रखा जाए। सॉलिड पढ़िए, सेलेक्ट होइए, इस फार्मूले पर रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन सॉलिड की जगह आप तमाम चीज़ों को बटोरते हैं, रोज बटोरे जा रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, जो प्रश्न वर्तमान में आ रहे हैं उसके हिसाब से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए बेहतर वीडियो रहा होगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।